हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में मुझे ये भी बताओ कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था, ना चाहते हुए भी जेठ और सोफिता के बीच में नज़दीकियाँ बढ़े जा रही थी, लेकिन सोफिता एज यूजल बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, तो वो हमेशा जेठ को अपनी बहन का कातिल मानती है। तो इसी बात की वजह से वो बार बार जेठ को हर्ट भी किए जा रही थी। तो एपिसोड एंड हुआ था लास्ट पार्ट की जेठ सोफिता के पापा को सच्चाई बता देता है कि एक्चुअल में वो कौन था, क्योंकि अब तक उसने बस ये बताया था कि उसने सोफिता की जान बचाई है। सो एपिसोड की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ये सुनने के बाद सोफिता के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अंकल जी को तो पता नहीं था। वो बोलते कि तुम मुझसे अब तक गेम खेल रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है। और तभी जेठ बोलता है कि अंकल मुझे पता है आप मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्से की नज़र से देख रहे हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे मैं सोफिता का कॉन्ट्रैक्ट ना लेता तो कोई और ले लेता। इसका मतलब सोफिता की जान बचना ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। मैंने जानबूझ के सोफिता का जान बचाने के लिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद सोफिता के पापा पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। तो अभी जेठ ये भी बोल देता है कि क्योंकि मैं रीन को डेट कर रहा था, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन सोफिता ने हमेशा हम दोनों को अलग करने के लिए हर मुमकिन ट्राई किया हुआ है, क्योंकि मेरा पास्ट इतना अच्छा था नहीं। और जब रीन की मौत हो गई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं रीन की बहन के साथ ऐसा उन्हें नहीं दे सकता, इसलिए मैंने ये सब किया, ऐसा वो बोल देता है। तभी हमें दिखाया जाता है सोफिता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो आती है अपने पापा के पास। एक्चुअली क्या हुआ था ना, पुलिस वाले भी वहाँ पर कुछ पूछताछ के लिए आए हुए थे और सारे फैमिली वाले अभी एक साथ इकट्ठा होते हैं पुलिस वाले के साथ। सोफिता और सोफिता के पापा से पुलिस वाले पूछ रहे थे कि क्या गनमैन के बारे में हम लोगों को कुछ आइडिया है, कौन हो सकता है, मतलब किसी को सस्पेक्ट कर रहे हो। तभी सोफिता के पापा कुछ बोलने वाले थे, इससे पहले जेठ बोलता है कि जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अब वक्त आ गया है। सोफिता बोलती कि कुछ बोलने से पहले सोच के बोलो। शायद सोफिता चाहती नहीं थी इस टाइम पे जेठ सच बोले। तभी सोफिता के पापा ये बोलते थे कि शायद वो देश छोड़ के भाग गया है। ये सुनने के बाद पुलिस वाले बोलते कि नहीं सर, जो गनमैन था वो एक्चुअल में वो नहीं था, कोई और है, और उइटुन तो बस एक क्लाइंट था, ऐसा वो बोल देते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले गए थे और जेठ बोलता है कि मैं अपना इनोसेंट प्रूव करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस मुझे उस टाइम तक वक्त दीजिए, उसके बाद मैं पुलिस को हैंड ओवर कर दूँगा अपने आप को, ऐसा वो बोल रहा था। हमें दिखाया जाता है सोफिता और सोफिता के पापा रूम में थे और अब जाके अंकल को सोफिता अपनी छोटी बेटी की मौत के बारे में पता चला था, एक्चुअल रीजन। और उसके बाद सोफिता के पापा बस ये पूछते हैं सोफिता से कि तुम किस बेसिस पे जेठ पे ब्लेम डाल रहे हो। हाँ हाँ, उन दोनों ने शायद डेट किया होगा, लेकिन क्या रीन ने मरने से पहले उसका नाम लिया था। तभी सोफिता बोलती है कि रीन ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोला था और उसका बॉयफ्रेंड बस वही था, तो कोई और कैसे हो सकता है पापा। तभी सोफिता के पापा बोलते हैं कि तुम्हारी बात सच भी हो सकती है, लेकिन जब उसने नाम बताया ही नहीं और उसे जेठ का नाम छुपाने का ऐसी कौन सी पड़ी हुई थी, क्योंकि उसे तो ऑलरेडी पता था ना, तुम्हें पता था जेठ के बारे में, तो वो जेठ का नाम तो इजीली बता सकती थी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई और होगा, क्योंकि ये बात जितना हम कम समझ रहे हैं ना उससे ज़्यादा भयानक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा वो बोल रहे थे। और उसके बाद सविता के पापा बोलते हैं कि जब तक सच नहीं पता चलता, जब तक जेठ अपना इनोसेंट प्रूव नहीं करता, तब तक मैं जेठ को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता, ऐसा वो बोल देते हैं। और सविता बोलते हैं कि कोई बात नहीं पापा। सुबह ऑफिस वाला सीन, बॉडीगार्ड को रहना था मैम के साथ, लेकिन कल जो हुआ था उसके बाद दोनों के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था और ये दोनों ट्राई कर रहे थे एक दूसरे को इग्नोर करने के। उसी टाइम पे होता क्या है ना, केर आ जाती है। केर बहुत ज़्यादा जेठ के साथ चिपक रही थी, मतलब एक लड़की इतनी स्वीट है ना, जो देखने के बाद सोफिता की तो जल बुन के और राख हो रही थी। और केर बोलती कि मैं क्या तुम्हारे हैंडसम बॉडीगार्ड को कुछ टाइम तक ले सकती हूँ, बोल के वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। सोफिता बोलती कि हाँ वो अभी वॉकिंग आउट है, ज़्यादा टाइम मत लगाना। और उसके बाद वो दोनों चले गए थे। सोफिता तो जल के इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था उससे। हमें दिखाया जाता है केर और जे थोड़ा आगे आते हैं और केर बोलते कि मैं बस उससे चिढ़ा रही थी। तभी जेठू से पूछता है कि तुम सोफिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्या। तभी वो बोलते कि हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जब तक रीन जिंदा थी वो रीन के लाइफ को कंट्रोल कर रही थी बहुत बुरी तरह से, मुझे पसंद नहीं, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद केट पूछती कि तुमने मुझे कॉल किया, कुछ खास रीज़न था क्या। तभी जेठू से सीधा पूछ लेता है कि क्या ओइन और रीन कितने क्लोज थे, मतलब ऐसा कुछ था क्या उन दोनों के बीच में। तभी केट साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वो बोलती कि रीन और विन कभी भी सोफिता के बगैर बाहर गए नहीं थे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो देर था उसे कॉल आता है मैनेजर का, जिस रेस्टोरेंट पे वो लोग गए थे ना उसी मैनेजर का। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोफिता पर।
वो फाइल ऐसे पलटाई जा रही थी और वो बोलती कि बहुत गर्मी है ना आज। तभी ये सुनने के बाद तुप्तिम बोलती कि नहीं मैम, आज तो बहुत सर्दी है, ऐसा लग रहा है कि मैं ठंड के मारे यहीं पर मर जाऊंगी। और उसके बाद सोभिता उसे देख के बोलती कि बहुत गर्मी है, मैंने बोला ना। और उसके बाद तुप्तिम बोलती कि हाँ हो सकता है आपको बहुत जेलसी फील हो रही है, ऐसा वो मन मन में बोले जा रही थी। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ऐसी काम नहीं कर रहा है, एक काम करो तुम जेठ को बुला के लेके आओ। तो तुम बोलती कि उसके लिए तो टेक्नीशियन है ना, जेठ को बुलाने की क्या ज़रूरत है। तभी सोभिता उसे ऐसे वर्ड सा लुक देती है और उसके बाद तो तुम भागते हुए जाती है जेठ को बुलाने के लिए। और उसके बाद तो तुम वापस आती है, लेकिन यहाँ पर सोभिता को ऐसा लग रहा था कि जेठ वापस आया, इसलिए वो बोलती कि तुम्हें वॉकिंग आवर पे बाहर जाना नहीं चाहिए, ये तुम्हारा वॉकिंग आवर है। मतलब वो तुप्तिम के तरफ देखे बगैर ही ऐसा बोल देती है। और जब वो तुप्तिम को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, वो पूछती है कि जेठ कहाँ पर है। तभी तुप्तिम बोलती कि बस मैं यहाँ पर, वो गार्ड ने बोला कि तो अभी जेठ और केट बाहर गए हुए तो इसलिए मैं अकेले आ गई। ऐसा सुनने के बाद सोभिता बहुत गुस्से में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जेठ और केट अभी वही रेस्टोरेंट पे गए हुए थे जहाँ पर उन लोगों को मैनेजर से मिलना था। वहाँ पर जाने के बाद मैनेजर से जेठ और केट दोनों ही एक दिखाता है रीन की फ़ोटो और दूसरा ओइन वाला फ़ोटो, और दोनों के फ़ोटो कंबाइन करने के बाद पूछते कि ये लोग यहाँ पर आए थे क्या। तो मैनेजर तो झट से पहचान लेती है और वो ये भी बोल देती कि ये दोनों तो कपल्स की तरह लड़ाई करते थे और इस रेस्टोरेंट में ये दोनों तो फेमस सेलिब्रिटी की तरह बन चुके थे। ये सुनने के बाद दोनों ही शॉक हो गए थे। जेठ बहुत गुस्से में बाहर चला जाता है और वो जा रहा था और बोल रहा था कि मुझे सोभिता को वार्न करना पड़ेगा। तभी केट उसे बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कि सोभिता इतनी इजीली मान जाएगी, वो कैसी है मुझे अच्छी तरह से पता है, वो अपनी खुद की बहन की बातों पे भरोसा नहीं करती थी, और जिस बंदे को इतने टाइम से डेट करे और अभी वो शादी करने वाली है और उसके अगेंस्ट तुम कुछ एविडेंस के बगैर जाओगी और वो कैसे मानेगी। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि हाँ यार तुम सच बोल रहे हो, ऐसे तुम बड़ी हो गई हो, अभी स्मार्ट बात करने लगी हो। ये सुनने के बाद केट उसे स्माइल करती बोलती कि तुम्हें अच्छा लगा ना। तभी जेठ उसे देखता है और बोलता कि देखो तुम अभी छोटी बच्ची हो और मुझे बार बार ना मुझ पर लाइन मत मारा करो, अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तो मैं ढूंढ लूँगा लेकिन मुझ पे नहीं। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। एक काफ़ी ज़्यादा प्यारा और फनी मोमेंट था। हमें दिखाया जाता है अब सोभिता अपने रूम में थी, तभी जेठ को दिखाया जाता है। जेठ पहले उनकी गाड़ी को चेक कर चुका था, वहाँ पर तो उसे कुछ मिला नहीं, तो सोभिता के रूम में आके वो चेक कर रहा था। तभी वहाँ पर सोभिता आके पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। जेठ बोलता है कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पर देख रहा था किसी ने, तुम्हारे दुश्मन ने यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा भी रखा होगा या फिर कुछ जो तुम्हें हार्म कर सकता है वही। ये सुनने के बाद सोभिता बोलती कि तुम ऐसा बहाना कर रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए होगा इस रूम से। ये सुनने के बाद जेठ उसके पास आता है, बहुत करीब आता है। सोभिता बोलती कि तुम क्या कर रहे हो। तभी जेठ उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था, उसे देखे जा रहा था, जो सोभिता के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल मूवमेंट था। और जेठ उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ है। और उसके बाद सोभिता बोलती कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, ये मत बोलो तुम यहाँ पर गार्ड हो और मैं यहाँ की बॉस हूँ, अपने हाथ पे रहो। लेकिन नहीं, जेठ उसे देखे जा रहा था, बहुत करीब भी आ रहा था। तभी सोभिता बोलती कि तुम ऐसे इंसान हो ना जो लड़कियों का फ़ायदा उठाते हो, उस रात की तरह कुछ भी करने का सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये सुनने के बाद जेठ बोलते कि कौन सी रात के बारे में बात कर रही हो। सोभिता याद करती है जो हुआ था और उसके बाद वो बोलती कि कोई भी नहीं, बस मैं तुम्हें वार्न कर रही थी। और जेठ बोलता कि ऐसा कुछ हुआ था कि हमारे बीच में, मुझे जहाँ तक याद है मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था और उसके बाद मैं सो गया था, मुझे तो कुछ याद नहीं, ऐसा वो बोल देता है। सोभिता बोलती कि इसीलिए बोले अपनी लिमिट में रहो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेठ फिर से सोभिता के ऐसे गाल को पकड़ता है और उसके बाद वो कुछ देखने लगता है। सोभिता तो शॉक हो जाती है और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल भी हो गई थी। अनकंफर्टेबल बोलूँ तो ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी कि ये क्या कर रहा है। जेठ सोभिता के आंखों को बहुत नज़दीक से देखता है और उसके बाद उसे एक बॉक्स दिखाता है जहाँ पर आईलैशेस थे और वो पूछता है कि तुम्हारा है क्या। सोभिता बोलती कि हाँ मेरा है, तुम्हें कहाँ पर मिला। तभी वो बोलता है ऐसे रास्ते में मिल गया था, बोल के वहाँ से चला जाता है। सोभिता इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी और एज एन ऑडियंस हम भी ये फील कर सकते थे कि सोभिता जो रूट बना करती थी ना पहले, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग बन गई थी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो जेठ था वो ओइन के गाड़ी में एक ट्रैकर फिट कर देता है और ओइन अभी सोभिता के घर पे था, वो कुछ काम कर रहा था। सोभिता उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है और गलती से कॉफ़ी उसके शर्ट पे गिर गया था, तो ओइन उसको ठीक करने लगता है और सोभिता उसकी हेल्प करती है। और उसके बाद इसी चक्कर में ओइन सोभिता के काफ़ी करीब आने की ट्राई कर रहा था, लेकिन सोभिता को तो इस टाइम पे भी जेठ के साथ अपने मूवमेंट याद आ रहे थे, मतलब वही मूवमेंट जो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी। तो उसे
बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और वो इनको सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। रूम में जाने के बाद सोभिता का दिमाग ख़राब होने लगता है और वो अपने आप को पूछ रही थी कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्यों ये सब क्यों याद कर रही हूँ और वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ऐसा वो अपने आप को बोल के समझा रही थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो जेड था वो हिया के साथ वो इनको फॉलो करने लग जाता है। वो इन एक ऐसे रेस्टोरेंट जैसी जगह पे चला जाता है तो यहाँ पर जेट पे अंदर जाने वाला था और तभी जो हिया था ना उसे फिर से सोभिता के नाम लेकर चिढ़ाने लग रहा था। तभी जेट उसे बोलता है कि देखो मुझे इसे बार बार मत चिढ़ाया करो उस लड़की के नाम से, मैं बस ये अपने एक्स गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूँ, मुझे जानना है उसके मौत के पीछे किसका हाथ है और अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर रहा हूँ, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं। तभी हिया बोलता है कि तुमने कहीं फिंगर क्रॉस तो नहीं किया ना, बोल के उसका हाथ चेक कर रहा था। और उसके बाद जेट अंदर चला जाता है। सोफिता को दिखाया जाता है वो डॉक्टर से थेरेपी सेशन ले रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है सोफिता का बस इंसोमिया नहीं वो उससे ज़्यादा लेवल पे जा चुकी है। हमें दिखाया जाता है वो इनके पास मतलब थोड़ा पेस बदल के विक्स स्विक लगा के अभी जेट गया हुआ था, थोड़ा दूर था, उससे आइडिया हो जाता है वो इनको गैम्बलिंग की आदत लग चुकी है, वो भी पूरी वाली। हमें दिखाया जाता है जेट जब घर आता है तो सोफिता ऐसे गाड़ी से निकल के ऑलमोस्ट जेट उसे हिट करने वाला था। वो बाइक को रुकता है और वो बोलता है कि क्या बात है मैडम, आज तो आप ऐसे सपने में चल रही हो क्या, मैं ऑलमोस्ट आपको मारने वाला था हिट और आप देखी नहीं, ऐसा वो पूछता है। सोभिता कुछ बोले बगैर अंदर चल जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट डे वाला सीन। सोभिता मॉर्निंग में जॉगिंग कर रही थी तभी जेट वहाँ पर आता है और वो भी जॉगिंग कर रहा था और वो बोलता है कि क्या बात है मैडम, आज तो आप जॉगिंग भी करने लगी, मेरी बातें कब से मानने लगी। तभी सोभिता उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तो जेट भी उसके पीछे पीछे वही तरफ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम ठीक हो। तभी सोभिता बोलती कि तुम ये सब नाटक क्या कर रहे हो, ये मत बोलो कि तुम एम्प्लॉय और मैं बॉस हूँ। ये सुनने के बाद जेड बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं बस एम्प्लॉय हूँ लेकिन मुझे फिक्र है इसीलिए पूछ रहा था। तभी सोभिता गुस्से में आ जाती है और वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है हर लड़के तुम्हारे फ़ायदे उठाने के लिए होते हैं, तुम्हारे एडवांटेज लेने के लिए। ये सुनने के बाद जेड बोलता है कि अगर तुम उस रात की बात कर रहे हो तो आई एम सॉरी, जो मैंने किया वो करना नहीं चाहिए था, वो मेरा मतलब नहीं था, ऐसे बोलता है। मतलब बहुत कंफ्यूज स्टेट में। सोभिता को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे एक तमाचा मारती है और वो बोलती कि मुझे पता है तुम्हारे डैड की डेथ हुई है और तुम बुरा फील कर रहे हो, उसके लिए मैं भी बुरा फील कर रही हूँ। इट डजंट मीन कि तुम हर लड़की के साथ वही सब करते रहोगे, उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाओगे और उसका गुस्सा मुझ पे उतारोगे, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती कि तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे ना, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्योंकि तुम मुझे एम्बैरेस करवाना चाहते थे। ये सुनने के बाद जेड बोलता कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बोलती कि हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बदला ले रहे थे, मुझे एम्बैरेस फील करवाना चाहते थे। जेड बोलता कि ऐसी बात नहीं है, मैं क्या बोलता, हाँ अगर मैं बोलता कि मुझे सब कुछ याद है जो भी हुआ है तो तुम मुझ पर कैसे रिएक्ट करती और तुम्हें कितना एम्बैरेस फील होता और हम दोनों कैसे एक दूसरे को नज़र मिलाते। इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ भी याद नहीं ऐसा बोलूँगा तो ये बात यहीं पे टल जाएगी और हम दोनों को एटलीस्ट एक दूसरे को फेस करना तो सही रहेगा। तभी वो बोलता है कि या फिर मैं ये बोलता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये बोलता तो थोड़ी तुम मेरी बातों पे यकीन कर लेती, इसीलिए मैंने वो सब बोला, ऐसा वो बोलता है। सोफिता बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ तुम जैसे घटिया इंसान को देख के, बोल के वो वहाँ से जाने वाली थी और वो बोलती कि ये मत बोलो, तुम बस एक एम्प्लॉय हो और मैं एक बॉस हूँ, तुम्हारी बॉस, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, बोल के वो हमेशा यही डायलॉग बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। जेठो से रोकता है क्योंकि वहाँ पर सोफिता की स्टेप मम आ गई थी। सोफिता बोलती कि तुम हर लड़की के साथ जो भी टेक्निक अपनाते हो, क्या लगता है तुम्हें वही टेक्निक अपना के मुझे मना सकते हो, पटा सकते हो। तभी जी तो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात सुन के ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम जेलस फील कर रहे हो, अगर बात केट की चल रही है तो वो बस मेरी दोस्त थी। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं उस दिन नशे में था लेकिन इतना भी नहीं कि मैंने जो हरकतें की उसके बारे में मुझे पता भी ना हो या फिर मुझे होश भी ना हो, मैं उस दिन भी ना होश में था और अभी भी होश में हूँ। अगर मैं किसी को हक करना चाहता हूँ तो वो मैं सच्ची में चाहता हूँ, इसीलिए इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी के साथ टाइम पास कर रहा हूँ या फिर मैं किसी के करीब आना चाहता हूँ तो वो मैं दिल से चाहता हूँ, इसीलिए नहीं कि मैं बस किसी के साथ बदला ले रहा हूँ। ऐसा बोल के वो सोभिता को ऑलमोस्ट किस करने वाला था। काफ़ी प्यारा मोमेंट था। सोभिता उसे धक्का दे देती है और वो बोलती कि मैं रीन की तरह बेवकूफ़ नहीं। तभी जेड बोलता है कि अगर तुम सच्ची में रीन की असली बहन हो, रीन के लिए अच्छा सोचती हो तो एक बात बताओ, तुम हमेशा रीन को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर क्यों दिखाती हो कि रीन ऐसी है, रीन वैसी थी, रीन वैसी थी। इट्स बेटर कि तुम रीन के बारे में बात ना ही करो ना, अपने आप को बड़ा दिखाना है तो दिखाओ लेकिन रीन की कमियाँ मत गिनाओ, ऐसा वो बोल देता है। ये भी काफ़ी अच्छा डायलॉग था। और उसके बाद सोफिता वहाँ से चली जाती है और जेड बहुत कंफ्यूज, सैड और इमोशन वाला फेस लेके वहीं पर रह जाता है।
हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जेट एक प्लान बनाता है। सोफिता और विन कहीं जा रहे थे, उसी टाइम पे एक बंदा आके विन के हाथ से उसका टैबलेट लेके भाग जाता है और उसके बाद जेट उसके पीछे पीछे चला गया था। हमें दिखाया जाता है जेट वापस आता है बस पर्स लेके। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं वो लेके कहाँ गया, और उसके बाद वो बोलता है कि एक काम करते हैं, हम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। ये सुनने के बाद विन मना कर देता है। ऑब्वियसली बंदा आप इलीगल चीज़ें करता था तो पकड़ा जाता, और वो साफ साफ मना कर रहा था। सोफिता बोलती कि क्या बात है, तभी वो उसे बोलता कि नहीं नहीं वो तो नहीं कर सकते हम। जेट बोलता कि क्या हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ है क्या जो पकड़ा नहीं जाना चाहिए। तभी विन बोलता कि नहीं नहीं मैं खुद रिपोर्ट कर दूंगा, ऐसा वो बोल देता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में सोफिता। अब देखो विन और सोफिता कहीं जाने वाले थे लेकिन एक प्लान कैंसिल हो गया, तो जेट भी बोलता है कि मुझे भी कुछ काम है मैं चला जाता हूँ बोल के वो पोंग के पास चला जाता है। ये दोनों मिलके उस टैब को अनलॉक कर लेते हैं और उसके बाद इनका कच्चा जेट था उस पर खुल के आ जाता है। सोफिता जेट का पीछा करते करते वहाँ पर आ पहुँची थी और जेट उसे सारा सच बता देता है और वो बोलता है कि अभी भी तुम उस बंदे से शादी करना चाहती हो। उसके बाद सोफिता वो टैब लेके चली जाती है। जेट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शादी को कैंसिल ही कर देगी, लेकिन कुछ देर बाद देखता है कि विन और सोफिता तो अच्छे से बातें कर रहे हैं, मतलब उन दोनों में तो प्यार बरकरार है। जो देखने के बाद जेट का तो दिल ही टूट गया और वो अपनी बाइक लेके कहीं चला जाता है। पोंग उसके पीछे पीछे चला गया था। दोनों बातें कर रहे थे। जेट का मूड काफ़ी ख़राब था और वो ड्रिंक करने के बारे में सोच रहा था। पोंग से पूछता है कि क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारा मूड इतना उतरा हुआ क्यों है। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी तुप्तिम पोंग को एक मैसेज करती है जहाँ पर मैसेज में ये था कि सोफिता का जो वेडिंग प्लान है ना, मतलब शादी का जो डेट था वो कैंसिल हो गया, तो अभी सारे ऑफिस में काम करने एम्प्लॉय को काम पे वापस आने के लिए बोला गया है। ये सुनने के बाद जेट जल्दी से अपना बाइक में फिर से वापस घर के लिए निकल आता है, यानी कि सोफिता के घर के लिए। सोफिता को दिखाया जाता है वो ड्राइंग कर रही थी, तो अभी वहाँ पर जेट आता है। जेट के फेस पे जो स्माइल थी ना वो काफ़ी प्यारी थी। जेट उसे देख के स्माइल कर रहा था। सोफिता उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेट बोलता है कि तुमने मैसेज किया था, तुमने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। ये सुनने के बाद सोफिता बोलती कि हाँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करती हूँ। प्लीज़ हाँ ख्याली पुलाव मत पकाना अपने मन में, बस मैं अपनी सिंगल लाइफ को थोड़ा और इन्जॉय करना चाहती थी इसीलिए ऐसा वो बोलती है। इस सोफिता अपनी बात को कंप्लीट करती उससे पहले जेट उसे किस कर लेता है। ये इतना ज़्यादा इंटेंस वाला मूवमेंट था और यहाँ पर इनका रोमांस तो चल ही रहा था। तभी सोफिता को ढूंढते ढूंढते विन भी गार्डन पे आ पहुँचता है और दोनों को जिस पोजीशन पे देखता है आने के बाद वो जेट को सोफिता से दूर करके उसे एक पंच मारता है। और आज तो जेट थोड़ी चुप बैठने वाला था, वो उसे 2 और पंच मारता है। दोनों तो लड़ने ही वाले थे। सोफिता दोनों के बीच में आती है और बोलती कि बंद करो, तुम दोनों में थक चुकी हो, तुम दोनों को ऐसे छुड़ा कर तुम दोनों को वार्न करते हुए कितने कुत्तों की तरह लड़ते हो। एक काम करो ना, आज तो एक दूसरे को शूट कर ही दो, किस्सा ही खत्म होगा, ऐसा वो बोल देती है। वही बोलता है कि इसके बारे में तुम्हारे पापा डिसाइड करेंगे और अगर आज जेट जॉब से निकाला नहीं गया है ना तो अच्छा नहीं होगा बोल के वो अंदर दोनों को बुला लेता है। सोफिता और जेट दोनों ही कन्फ्यूज थे और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर रूम में जहाँ पर सोफिता के पापा को आना था और तीनों ऐसे बैठे हुए थे। सोफिता के पापा के आने के बाद विन सोफिता के पापा से बोल रहा था कि इसने सोफिता का एडवांटेज लेने की ट्राई किया था। जेट बोलता है कि तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी तरफ तो मेरा बैग था, तुमने देखा था क्या हम दोनों को एक दूसरे के करीब है। सुनने के बाद सोफिता के पापा बोलते कि बंद करो तुम दोनों, और उसके बाद वो बोलते कि मुझे बस अपने बेटी की बातों पर यकीन नहीं है। तभी सोफिता आप थोड़ी बोल सकती क्या हुआ है, तो वो ये बोल देते कि मेरे आंखों में कुछ चला गया था, जेट उसको निकालने में हेल्प कर रहा था। ये सुनने के बाद देखो मामला सेटल हो गया। और उसके बाद सोफिता के पापा बोलते कि अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुननी है, और उसके बाद वो बोलते कि जेट मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एंड में दिखा जाता है सोफिता और विन को। विन पहले तो सोफिता को ऐसे उस पर चीट करने के लिए सुना रहा होता है, लेकिन जब सोफिता उसकी कारनामे निकालने लगती है, मतलब वो गैम्बलिंग के बारे में, तो वो तो दूध का दूल्हा बनने की ट्राई कर रहा था और वो रो धोकर सोफिता से सेकेंड चांस मांग ही लेता है। लेकिन इस टाइम पे ऐसा था कि सोफिता बेचारी वो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में थी और उसे तो बस जेट के साथ ही मोमेंट वाले जो पल थे, मतलब जेट के साथ जो नज़दीकियाँ थी वही याद आ रही थी। और वो जब विन उसे हक करता है ना तो उससे बहुत बुरा लग रहा था। एंड देन हमें दिखा जाता है सोफिता के पापा के साथ, सोफिता के पापा को दिखा जाता है जेट के साथ। यहाँ पर सोफिता के पापा बोलते कि मेरी बेटी ने
शादी को पोस्टपोन किया, मुझे लगता है उसका रीज़न कुछ और है। सो रीज़न क्या था कि उसकी मॉम ने ऑलरेडी उसके पापा को धोखा देकर अपने लवर के साथ उसकी आंखों के सामने भाग गई थी ना, इसी बात की वजह से वो शादी से डरती है। और वो ये बता देती कि जब उनकी वाइफ ऐसे अपने लवर के साथ भाग गई थी तो रिन बहुत सालों तक बात करती ही नहीं थी किसी से भी, ये सब हुआ था, मतलब अपनी फैमिली के साथ जो भी हुआ वो बताने लग जाते हैं। और उसके बाद वो जेठ को भी बोलते कि एक गलती तुमसे पहले हो चुकी है तो प्लीज़ तुम ऐसी गलती दोबारा मत करना। एंड देन अमित कह जाता है जेठ बहुत ज़्यादा टेंशन में था, अपने रूम में आता है, रिन का फ्रेम किया हुआ फ़ोटो देखता है और वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे कातिल तक पहुंचना होगा, मुझे उसके अगेंस्ट सबूत ढूंढना होगा इससे पहले कि। और उसके बाद वो भी सुबिता के वाले मूवमेंट से याद करता है और वो बोलता है कि इससे पहले देरी हो जाए और मुझसे फिर से कोई और गलती हो जाए, ऐसा वो बोलता है। इसी तरह से एपिसोड नंबर 11 एंड हो गया। तो आप लोग चाहते हो या नहीं इस ड्रामे को कंटिन्यू करूँ? अगर कंटिन्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना और मुझे ये ज़रूर बताओ कि ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।